हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सी सेट के अंदर कौन कौन से टॉपिक थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखो, यहाँ पर आज के सेशन में हम थोड़ी एक लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे, नो डाउट अबाउट इट। बट ध्यान रखिएगा, क्योंकि टाइम अभी थोड़ा कम रह गया है, तो मेरा कोशिश यहाँ पर ये रहेगा कि आप ना कौन से चैप्टर्स की रिवीजन के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। क्योंकि जब थोड़े दिन कम होते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है कि यार कौन सा रिवाइज करें, कौन सा छोड़ दें। काफी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स में या डाउट्स वैसे भी आ रहे थे कि सर क्या इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम स्किप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखो, अगर मैं बात करूँ 2023 के पेपर की, तो आप जानते होंगे 2023 का पेपर हमें थोड़ा सा टफ देखने को मिला। थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर पेपर था, राइट। तो इस वजह से हमें अपनी तैयारी में भी ना वही चीजें थोड़ी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी। यहाँ पर मैं आपके सामने एक लिस्ट लेकर आया हूँ, एंड इस लिस्ट के पर्पज से ये हम डिस्कस करेंगे कि ये वो वाले कुछ टॉपिक्स है, अगर आप लोगों ने ना क्लैरिटी काफी हद तक आ गई तो यहाँ पर क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मैं आपको आइडिया देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल डायरेक्शन टॉपिक, काफी बार ना हम ये आसान टॉपिक को स्किप कर देते हैं, पर ये काफी इजी टॉपिक रहता है एंड 1 से 2 क्वेश्चन लगभग हर साल आते हैं। किसी 1-2 साल नहीं भी आए होंगे, आई कंप्लीटली अग्री। बट मैं एक जनरल ट्रेंड आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आया है, हालांकि मोस्टली हर साल आता ही है क्वेश्चन, 1 आधा साल छोड़ के, तो इसके क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। तो ये कुछ आसानी के मार्क्स है, बट इसको मिस मत करना। थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन, थोड़े क्वेश्चन आप एक बार वापस से प्रैक्टिस कर लेना। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ ना, तो डिविजिबिलिटी रूल्स, लगभग हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन आया ही आया है। कभी वो पूछ लेता है कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 11 का क्या है, 13 का क्या है, राइट। या और दूसरे नंबर्स का भी 3 के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 3 के तो ऊपर आई थिंक 3 बार क्वेश्चन आया है पिछले 5 साल के अंदर। तो आप नोटिस कर पा रहे हो कि यहाँ से यूपीएससी की थोड़ी टेंडेंसी ज्यादा है। इजी टॉपिक है, 15-20 आधे घंटे का बस टॉपिक है। डिविजिबिलिटी रूल, इसको कर लोगे तो चीजें सॉर्टेड रहेंगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपको क्लॉक टॉपिक देखने को मिलेगा। देखो, क्लॉक ना टॉपिक कई बार समझने में मुश्किल आती है बच्चों को, पर आप यूपीएससी के पीवाईक्यूज देख लो, लगभग एक ही तरह का सवाल हर बार आया है कि ये रहा आपका टाइम, कोई भी वो टाइम दे देगा और पूछेगा कि आवर हैंड और मिनट हैंड में कितना एंगल बन रहा है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है एंगल निकालने का, कैसे आप एंगल निकाल सकते हो, वो मैंने यूट्यूब के ऊपर भी बहुत बार बच्चों के साथ डिस्कस किया हुआ है। वो आप फॉर्मूला बस आप देख जाओ। आई थिंक क्लॉक के क्वेश्चन अगर उस तरह के आगे ना, तो आपका वो क्वेश्चन भी डन हो जाएगा। सिमिलर बेसिस के ऊपर कैलेंडर की अगर मैं बात करूं, कैलेंडर के ऊपर भी क्वेश्चन यही पूछे गए हैं कि वो एक दिन बता देगा कि आज ये दिन है एंड आज ये डे है। पूछ लेगा कि इस दिन को आगे फ्यूचर में कोई दिन पूछ लेगा, उसका दिन क्या होगा। ये एक हाईली रेप्टेड क्वेश्चन है। तो अगर आपने कैलेंडर पूरा नहीं भी पढ़ा बहुत ज्यादा डिटेल में मान लो, पर आपको इतना पता है कि आप किसी पर्टिकुलर डे के ऊपर, मतलब कौन से दिन के ऊपर, मतलब कौन सी डेट के ऊपर कौन सा दिन आता है, अगर ये वाले निकालना जानते हो ना, कि मान लो आपसे कोई पूछे कि 5 अक्टूबर 2050 को क्या होगा, अगर ये तरीके वाले क्वेश्चन आपने करने सीखे हुए हैं ना, तो कैलेंडर के क्वेश्चन भी आपसे मोस्ट प्रॉब्ली होने चाहिए। कोई टफ क्वेश्चन आ जाए तो दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट अभी मैं उन चीजों के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि कम टाइम आप जो आखिरी दिनों के अंदर लगाकर जहां से आपको हाईएस्ट आउटपुट आ सकता है, वो पॉइंटर्स मैं यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो ये टॉपिक्स आपको बिल्कुल मिस नहीं करने। प्लस एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूँ ना, देखो कई बार ना हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से डर जाते हैं। बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ना, अगर स्पेशली मैं बात करूँ 2023 के एग्जाम की, तो 2023 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा इजियर साइड पे था। आप नोटिस कर लेना। हाँ, मैं मानता हूँ कंटेंट रीजनिंग डिफिकल्ट आया था पिछली बार, पर ये भी देखो ना 2023 का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आसान आया था। अभी बहुत बच्चों के साथ मेरी बात हुई है, और पिछले साल जो 27 क्वेश्चन आए थे, काफी बच्चों के 25, 24, 23 इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इन्होंने ठीक किए हैं, जिस वजह से कट ऑफ से वो काफी ऊपर उन्होंने स्कोर किया है, क्योंकि ये इजी था पिछले साल। आप चेक करना। तो एक जो मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगा कि आप अगर पीवाईक्यूज, मतलब अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करना चाहते हो ना, तो आपकी प्रैक्टिस ये जो होनी चाहिए वो यूपीएससी के पीवाईक्यूज के हिसाब से होनी चाहिए। यहाँ पे मॉक्स देने की जरूरत नहीं है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा, राइट, क्योंकि वो इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिपेंड हो जाता है। पर जो यूपीएससी ने क्वेश्चंस दिए हैं, उनका यूपीएससी ने क्या आंसर दिया है 2023 का पेपर, 22 का पेपर, 21 का पेपर, उनके अंदर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप गो थ्रू कर सकते हो। इसके साथ ही बात करूं अगर मैं एवरेज टॉपिक की, एवरेज टॉपिक मैंने इसलिए जानबूझ के डाला है क्योंकि कोई भी पेपर उठा लो पिछले 5, 6, 7 साल का, ओनली फॉर्मूला दैट दे हैव आस्क्ड फ्रॉम एवरेज इज ना सम अपॉन नंबर, दैट इज इट। हाँ, थोड़ा घुमाने की कोशिश करता है, पर इन दी एंड जो कॉन्सेप्ट लगता है वो यही लगता है, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर का। तो ये भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाओ,
तो आई थिंक ये आपको अच्छे डिविडेंड देके जाएगा ये। एंड साथ साथ टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला टॉपिक भी, टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी ज्यादातर जो क्वेश्चन आए हैं वो रिलेटिव स्पीड के ऊपर ही आए हैं, कि एक गाड़ी इधर से इधर जा रही है, दूसरे वाली इधर से इधर आ रही है, तो उस केस में कितने टाइम में वो मीट करेंगे। ये आप जानते हो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, कि अगर गाड़ियां एक तरफ को जा रही होती है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती हैं, तो उस केस में आपकी रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है। एंड अगर सेम डायरेक्शन में जाती है तो उस केस में आप उसको माइनस कर देते हो। तो इसके क्वेश्चंस भी ना जो हाईली रेप्टेड क्वेश्चंस है, अगर वो आपके अच्छे पकड़ में रहेंगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इन अ सिमिलर मैनर सिलोजिज्म, अगर देखो बात करें 2022 के पेपर की, 23 में तो चलो ठीक है, बट 2022 के पेपर में ना काफी बच्चों को वो पेपर भी टफ लगा था, 2022 वाला पेपर भी। उसमें आई थिंक 4 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली सिलोजिज्म से आए थे। एंड अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब का लेक्चर देखा होगा, मैं सिलोजिज्म के बारे में तो इतना आपको कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ कि सिलोजिज्म का क्वेश्चन आप कभी गलत कर ही नहीं सकते, अगर आपने समझ आ गया हो कि सिलोजिज्म करते कैसे हैं। बच्चे बहुत सारे अलग अलग तरह से करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले रटने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। इसका बस छोटा सा डायग्राम बनाओ एंड ये 30 से 40 सेकंड के अंदर होने वाले क्वेश्चन है सिलोजिज्म के। इसी तरह से एक जो टॉपिक मुझे आपसे बताना है दैट इज विद रिगार्ड्स टू डेटा सफिशिएंसी। पिछले साल बहुत इंपॉर्टेंट बना ये टॉपिक, 4 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी के ऊपर आए, राइट। एंड ये भी क्वेश्चंस आप कर सकते थे, बस तरीका पता होना चाहिए कि हाँ जब पहली स्टेटमेंट आप सॉल्व कर रहे हो तो सिर्फ पहले को देखो, जब सेकंड स्टेटमेंट पे आओ तो फर्स्ट वाले को भूल जाओ, सेकंड को देखो, फिर अगर दोनों से आंसर नहीं आ रहा फिर अकॉर्डिंगली कंबाइन करते हैं। तो अगर आपने इसके 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए होंगे ना डेटा सफिशिएंसी के, तो 80 to 90% एक्यूरेसी आप इस पर्टिकुलर टॉपिक में भी ला सकते हो। इसके साथ ही साथ नंबर सिस्टम डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होता है। एंड नंबर सिस्टम में भी एक जो टॉपिक मैं स्पेसिफिकली आपको मेंशन करना चाहता हूँ वो है आपका रिमाइंडर वाला टॉपिक। अब आप पूछेंगे सर ये क्यों? अरे ये इसीलिए हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है रिमाइंडर के ऊपर और वो क्वेश्चन इजी होता है। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इजी क्वेश्चन आता है रिमाइंडर के ऊपर। इवन 2023 वाले जो क्वेश्चन थे ना रिमाइंडर के रिगार्डिंग, बहुत बहुत इजी थे। उसका डायरेक्टली आप उसको कट करोगे आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। इवन 30 से 40 सेकंड वाले ये क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको कई बार बताता हूँ ना, कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में ईजी आएंगे, कुछ मॉडरेट आएंगे, कुछ टफ आएंगे। ये रिमाइंडर वाले क्वेश्चन तो आपको ईजी ही देखने को मिलते हैं। दैट इज वन अनदर थिंग। इसके अलावा देखो ना, अगर आप थोड़ा सा और एफर्ट डाल सकते हो, जैसे यूपीएससी ने 2023 में काफी क्वेश्चन पूछे थे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के अंदर। मैं ये तो नहीं करूंगा कि ये टॉपिक इजी है, नहीं, थोड़ा सा कई बार समझने में दिक्कत आती है तो कई बार क्वेश्चन टफ बन जाते हैं इसके अंदर, नो डाउट अबाउट इट। तो मैं आपको इतना कहूंगा कि आप अभी के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी की। अगर आपको लगता है क्वेश्चन टफ है तो आप इनको पेपर की स्टार्टिंग में मत करना, मे बी जब आपके बाकी क्वेश्चन हो जाए तब जो टफ क्वेश्चन आप सॉल्व करें उसके साथ आप कर लेना। पर अभी के लिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप इसकी आप करके जाइएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे ना, तो ये तो नहीं कि सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बट हाँ 50-60% भी अगर आपने यहाँ से क्वेश्चन उठा लिए तो आई थिंक दैट विल बी सॉर्टेड। और बाकी जगह तो आपने नोटिस किया ना, बाकी जगह के ऊपर रेपिटेशन बहुत ज्यादा है यूपीएससी की, तो अगर आपने वो अच्छे से कर लिए एंड इनमें कुछ एक आसान क्वेश्चंस कर लिए ना, आई थिंक आप आसानी से बहुत अच्छे से आप कट ऑफ को क्लियर कर पाओगे। बाकी और भी टॉपिक्स हैं, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इनको भी गो थ्रू कर सकते हैं। ये वो वाले टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कर लिए होंगे, अच्छे से रिवीजन कर ली होगी, तो मेरे कहने का मतलब पता क्या है, ये स्लाइड आपकी ना हाईएस्ट प्रायोरिटी के ऊपर होनी चाहिए। ये वो क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो यूपीएससी सबसे ज्यादा पूछे, प्लस एट द सेम टाइम इसमें आपका एफर्ट कम लगेगा एंड आउटपुट ज्यादा आएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? तो ये टॉपिक्स आपको डेफिनेटली एक बार हल्का सा रिवीजन इनकी कर लेनी चाहिए। अगर जिन बच्चों ने इनकी रिवीजन ऑलरेडी कर चुकी है तो बाकी जो टॉपिक्स हैं वो ये आपके सामने होंगे। इसमें देखो आप प्रैक्टिस करिए, पर इनमें उतना एफर्ट नहीं लगाना जितना लास्ट वाले स्लाइड के ऊपर लगाया गया था। पता है क्यों? क्योंकि पजल्स के ऊपर ना यूपीएससी अब क्वेश्चन बहुत ही कम पूछ रहा है, पूछे हैं पर कम पूछ रहा है। डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर पूछता था पहले, अब कम कर दिया है। ज्योमेट्री के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, पर ज्योमेट्री अपने आप में इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है ना कि आप बहुत ज्यादा इनपुट लगाओगे फिर जाके उसका थोड़ा बहुत आउटपुट आएगा। बट ऐसा नहीं है कि कि कम पढ़ने के बाद भी अच्छे खासे आंसर आ जाएंगे, नहीं, क्वेश्चंस कम आते हैं और पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ता है ज्योमेट्री वाले केस के अंदर। तो इसको थोड़ा प्रायोरिटी में जब हम रिवाइज कर रहे हैं ना आप चीजें, तो रिवीजन की प्रायोरिटी में थोड़ा इसको पीछे रखना है। प्लस एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं बाकी टॉपिक्स भी आप देख पाओगे। देखो कुछ 2 टॉपिक्स हालांकि इसमें भी ऐसे हैं जो थोड़ा सा आप कर सकते हो, जैसे क्यूब एंड डाइस वाला एक टॉपिक है। क्यूब एंड डाइस में भी ना बच्चे थोड़ा डर जाते हैं इसको कि समझने के अंदर कि कैसे करेंगे। पर अगर थोड़ा सा आप एक बार आधे 1 घंटे का एक मेरा लेक्चर है यूट्यूब के ऊपर क्यूब एंड डाइस का, अगर आप वो देख पाओगे तो ये भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो।
पर फिर भी एक क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्यू एंड आइज का, उससे ज्यादा क्वेश्चन कभी ना पूछा गया है, ना ही पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसको अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। एंड उसी तरह से ब्लड रिलेशन, इसका भी लगभग एक क्वेश्चन हर साल आता है, तो थोड़ा सा इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी अदरवाइज जैसे टॉपिक्स हो गया सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, 5 साल में 2 क्वेश्चन आए आई थिंक इसके रिगार्डिंग, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, राइट। रेशो प्रोपोर्शन गो थ्रू कर सकते हो। पर मैं फिर से वही कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको ये वाले स्लाइड के जो ऊपर आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं उनको ज्यादा देनी है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी। अगर ये सारे टॉपिक्स आप रिवाइज कर लेते हो तब आप इन चीजों के ऊपर मूव कर सकते हो। बाकी इसके साथ ही देखो, जब अगर आप कुछ ऐसे स्टूडेंट हो जिसको थोड़ा एक बार फॉर्मूलाज रिवाइज करने होंगे, तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ऋषभ शर्मा सर PW, वहां पर टेलीग्राम चैनल के अंदर ना मैंने PDF भी डाली हुई है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की। हालांकि देखो यूपीएससी का जो एग्जाम है उसमें फॉर्मूलाज ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा काम आते हैं, क्योंकि जो यूपीएससी का एग्जाम है थोड़ा आपके कंसेप्ट को ज्यादा चेक करता है। फॉर्मूलाज कुछ एक क्वेश्चन के अंदर लग जाएंगे, हर क्वेश्चन के अंदर नहीं लगेंगे, बट फिर भी एक बार अगर आपको थ्योरी वगैरह रिवाइज करनी है तो आपको टेलीग्राम के ऊपर ना मेरी सीसेट की PDF मिल जाएगी। आप इसके फाइल सेक्शन में जाओगे ना, तो वहां पे फाइल सेक्शन के अंदर आपको सीसेट PDF देखने को मिल जाती है, तो वहां से जाकर भी आप इस चीज को डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको क्विकली एक बार सारे फॉर्मूले, सारे जो कॉन्सेप्ट से एक बार क्विकली रिवाइज करने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की छोटी सी एक इंपॉर्टेंट वीडियो जहां पर हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम अपने प्रैक्टिस के अंदर थोड़ा प्रायोरिटी दे सकते हैं, ताकि हम कम एफर्ट के साथ ज्यादा आउटपुट लेकर आ सकते हैं। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं हमेशा देता ही हूँ कि सीसेट के अंदर आप जितना काम एंड कंपोस्ट होंगे उतना ही सीसेट आपको ज्यादा रिवॉर्ड करेगा। होता पता क्या है, होता ये है कि जब हमने सुबह का एग्जाम दिया होता है 9:30 से 11:30 का, राइट, उसकी कई बार टेंशन या उसका कि एग्जाम कैसा हुआ वो कहीं ना कहीं हमारे सीसेट की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। पिछले साल भी काफी बच्चों के साथ यही हुआ कि सुबह वाला एग्जाम में थोड़ा लिखा कि यार इतने अजीब से क्वेश्चन आ गए, एंड उसकी टेंशन या उसकी वजह से जो सीसेट का एग्जाम था उनका और भी खराब हो गया। तो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? जैसा भी सुबह वाला पेपर हुआ वो इट शुड नॉट इम्पैक्ट योर परफॉर्मेंस ऑफ द आफ्टरनून वाला एग्जाम। एंड कोशिश करो अभी जो अपना साइकिल है वो इस तरह से बनाओ कि 2:30 से 4:30 के बीच में आप अपने आप को एफिशिएंटली परफॉर्म करना जानते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी आदत पड़ी हुई है दोपहर में सोने की, ठीक है, फिर संडे वाले दिन आपको दिक्कत आ रही है, आप वहां पे एग्जाम पेपर में बैठ के वासियां ले रहे हो, ठीक है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा रिलैक्स करो, या जो आपका 9:30 से 11:30 से 2:30 के बीच का टाइम है, फिर 2:30 से 4:30 अपनी फुल एनर्जी के साथ, फुल एफिशिएंसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। आपका जो भी आपको स्ट्रॉन्ग एरिया है, चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, आपका क्वांट है या रीजनिंग है, आप अकॉर्डिंगली उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करोगे। कोशिश करना इजी और मॉडरेट क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम अच्छे से दो, बट टफ वाले क्वेश्चन अगर आप छोड़ भी दोगे ना तो दैट वोंट बी दैट बिग अ प्रॉब्लम। आई होप दोस्तों आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू क्लियर CSAT एज वेल एज जनरल स्टडीज पेपर 1, ताकि हम मिलकर आगे फिर मेंस की तैयारी स्टार्ट कर पाए। चलिए दोस्तों, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।